जय हिंद, नमस्कार मान्यवर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट और एसबीआई दोनों के बीच में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के एक विवाद मचा हुआ है। तो हम लोग इसी खबर को मद्देनजर रखते हुए आज इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर चर्चा करेंगे कि ये होता क्या है और विवादों में क्यों बना हुआ है। तो देखो, इस खबर को समझने से पहले आप लोग ये देखिएगा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत के अंदर लोकतांत्रिक देश होने के कारण बहुत सारी पार्टियां हैं। अब देखिएगा, जैसे कि आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है। तो इन पार्टियों को काम करने के लिए, अपने आप को रन करने के लिए बेसिकली पैसों की आवश्यकता पड़ती है, फंड की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि कांग्रेस पार्टी को देख लीजिएगा, अभी जो राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो इसके अंदर बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा है। यदि अपनी जो यानी कि कोई भी पार्टी, उसको अपनी नीति रखनी है, लोगों के सामने अपना प्रचार करवाना है, पोस्टर छपवाना है, मीडिया के अंदर एड चलवाना है, तो उसके लिए पैसों की आवश्यकता होगी। तो वो पैसा कहां से आता है? वो पैसा आता है फंड के द्वारा। यानी कि कोई पार्टी है, उसके जो चहेते लोग हैं, यानी कि भारत के अंदर कोई भी पार्टी है, उसको जो चाहने वाले लोग हैं, वो उस पार्टी को पैसा देते हैं। 2017 से पहले क्या होता था? 2017 से पहले बेसिकली यानी कोई भी व्यक्ति उस पार्टी को ब्लेम यानी पीछे के दरवाजे से पैसा देता था, कितने भी पैसे देता था। उससे 2017 से पहले ये मालूम नहीं लगता था कि किस पार्टी को किसने कितना पैसा दिया। हो सकता है कि वो पाकिस्तानी व्यक्ति ने पैसा दिया हो, चाइना की सरकार ने पैसा दिया हो, किसी भी पार्टी को कोई भी पैसा दे रहा हो। अब जो व्यक्ति पैसा दे रहा है, तो क्या कारण होगा? यानी कि कोई ना कोई तो कारण होगा, उसके पीछे उसका कोई ना कोई सेल्फ इंटरेस्ट का कारण होगा। तो इसी चीज को सामने लाने के लिए 2017 के अंदर जब धन विधेयक पास होता है संसद के अंदर, तो उस वक्त क्या होता है कि उस वक्त के तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने बोला कि जो पीछे के दरवाजे से किसी भी पार्टी को पैसा मिलता है, वो बंद किया जाएगा और इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से किसी भी पार्टी को चंदा दिया जाएगा। इस चीज को समझो, इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है। देखो दोस्तों, पहले क्या हुआ करता था, यानी कि ये है एक पार्टी और ये है इसको पैसा देने वाला व्यक्ति। तो पहले ये व्यक्ति डायरेक्ट जाता था, इस पार्टी को पैसा देता था। अब ये व्यक्ति कौन है, किसी को नहीं पता। कितना पैसा दिया, किसी को नहीं पता। 2017 में क्या होता है कि अरुण जेटली जी ने इसके ऊपर, इस तरीके के ऊपर प्रतिबंध लगाया और उन्होंने बोला कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए आप इस पार्टी को पैसा देंगे। यहां पर देखिएगा, इसमें चेंजमेंट क्या किया जाता है, इस व्यक्ति को क्या करना है, यानी कि एक संस्था बोली कि भाई एसबीआई नाम की एक जो संस्था है, उसके पास में जाना होगा आपको सबसे पहले। यदि इस पार्टी को आपको चंदा देना है, तो सबसे पहले आपको कहां जाना होगा? एसबीआई नाम की संस्था लॉन्च कर दी, जो कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, इनको लॉन्च करेगी। यानी कि यदि 1 करोड़ रुपए आपको इस पार्टी को देना है, तो आप 1 करोड़ रुपए लेकर के कहां जाओ? एसबीआई के पास में जाओ। अब एसबीआई है ना, आपको 1 करोड़ रुपए की रसीद दे देगी, वो रसीद वापस ले आओ। अब ये जो रसीद है ना, ये रसीद बेसिकली आप इस पार्टी को दे दीजिएगा। 1 करोड़ रुपया नहीं देना है, 1 करोड़ रुपए की रसीद दे दो। अब ये जो पार्टी है, ये एसबीआई बैंक के पास में जाएगी और 15 दिन के भीतर यदि ये रसीद लेके जाती है, तो एसबीआई बैंक जो है इस रसीद को तो अपने पास में जमा कर लेगा और 1 करोड़ रुपए इस पार्टी के पास में पहुंच जाएगा। आई होप कि आपको इलेक्टोरल बॉन्ड की जो व्यवस्था बनाई गई है, इसके बारे में समझ में आ गया। दोबारा से देखो, ये जो व्यक्ति है ए नाम का, ये बी नाम की पार्टी को यदि पैसा देता था, तो पहले तो डायरेक्ट देता था, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड आने की वजह से क्या हुआ कि जो डायरेक्ट पैसा देता था वो बंद कर दिया। अब ए नाम के जो व्यक्ति, इसको एसबीआई बैंक के पास में जाना होगा। इसकी 29 ब्रांच जो है वो स्पेशल रूप से इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए लॉन्च की गई है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड के यानी कि कौन लॉन्च करता है? एसबीआई। तो एसबीआई जो है वो रसीद दे देता है पैसों के बदले में, और ये रसीद किसके पास में जाएगी? पार्टी के पास में। पार्टी जो है एसबीआई से पैसा ले लेगी। ये होता है इलेक्टोरल बॉन्ड। अब इसमें होता क्या है, विवाद कहां पर आता है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर? देखो, यहां पर 2017 के अंदर जब इसको जारी किया जाता है, उससे लगातार जो बीजेपी पार्टी सत्ता में है, उसके पास में सबसे ज्यादा पैसा जा रहा था। तो विपक्ष के द्वारा ये सवाल उठाया जा रहा है कि ये पैसा दे कौन रहा है, हमको इस चीज के बारे में जानना है। क्योंकि ये यानी कि किस लिए बनाया गया था दोस्तों इलेक्टोरल बॉन्ड, कि लोगों को पता चल सके, यानी कि जो पीछे के दरवाजे से जो पैसा आ रहा है, इनकी जो हो सकता है ब्लैक मनी हो, तो इसको साबित करने के लिए, इसको रोकने के लिए तो ये सिस्टम बनाया गया था। तो यहाँ पर विपक्ष के जो लोग हैं, उन लोगों ने बोला कि हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन है, यानी कि हमारा जो जानकारी का अधिकार है, अनुच्छेद संख्या 19 जो हमारा बेसिकली फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है, उसके तहत हम जानना चाहते हैं कि किस पार्टी को किसने कितना पैसा दिया। तो ये क्या हो जाता है, आर्टिकल नंबर 19 के तहत में विपक्ष बोलता है कि बीजेपी के पास में जो इतना पैसा आ रहा है, अधिकतम सभी पार्टियों से सबसे ज्यादा पैसा किसके पास में जा रहा है? बीजेपी के पास में। तो विपक्ष के लोग बोलते हैं कि हमें जानना है कि कहां से कितना पैसा आ रहा है। अब यहाँ पर आर्टिकल नंबर 19 का दावा ठोकते हैं विपक्ष वाले। यहाँ पर जो सत्तारूढ़ पार्टी है बीजेपी जो है, वो आर्टिकल नंबर 21 लाकर छोड़ देती है।
कि हम नहीं बताएंगे ये बात कि किसके द्वारा हमें कितना पैसा दिया जा रहा है। क्यों? बोला कि इसलिए नहीं बताएंगे कि हर व्यक्ति की प्राइवेसी का कारण हो जाता है, हर व्यक्ति की निजता का अधिकार है। ये हमने आपको मूल अधिकार में बताया भी था कि अनुच्छेद संख्या 21 जो है वो निजता के अधिकार की संरक्षण करता है। तो यानी कि जब हम ये बात बता देंगे कि किस व्यक्ति ने किस पार्टी को कितना रुपया दिया, तो इससे क्या होगा कि उस व्यक्ति की निजता का हनन होगा। कैसे? मान के चलो यदि किसी व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और यदि उसने अब बीजेपी को यदि वो पैसा दिया है और ये बात हम विपक्ष को बता देंगे, तो हो सकता है कि जब भविष्य में जब यहाँ पर कांग्रेस आएगी तो वो जिस व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपए बीजेपी का दिया तो वो तो डायरेक्ट दुश्मन हो जाएंगे। तो हम लोग उसकी दुश्मनी नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि जब कांग्रेस सत्ता के अंदर आए तो उस व्यक्ति का शोषण हो, उस व्यक्ति के ऊपर अत्याचार किया जाए। तो यानी कि हम लोग उस व्यक्ति की जो प्राइवेसी है उसको बचा कर रखना चाहते हैं। अब क्या होता है कि आर्टिकल नंबर 19 और आर्टिकल नंबर 21 दोनों ही दोस्तों मौलिक अधिकार होते हैं। और मौलिक अधिकार कौन से अधिकार होते हैं? मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जिनकी सुरक्षा यानी कि जिनकी रक्षा बेसिकली सुप्रीम कोर्ट अपने आप करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट खतरे में आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट को दिमाग खुल जाता है कि भाई अनुच्छेद संख्या 21 के तहत में यानी कि ये जो सूचना है इसको रोकना चाहिए, या फिर अनुच्छेद संख्या 21 के तहत में जो राइट टू इंफॉर्मेशन दिया जाता है इसके हिसाब से यानी प्रोवाइड करनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, विपक्ष के द्वारा दोबारा से ये बात बोली जाती है कि हमें आर्टिकल नंबर 19 नहीं चाहिए, हमें चाहिए आर्टिकल नंबर 14, अनुच्छेद संख्या 14। देखो अनुच्छेद संख्या 14 क्या बोलता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सब बराबर होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब विपक्ष वाले बोलते हैं कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला ये तो बेसिकली जो बीजेपी है उसको तो मालूम है, जो पार्टी सत्ता में है उसको तो मालूम है कि किस पार्टी को कितना बेसिकली कितना चंदा मिला। तो बोला भाई कैसे? बोला कि बीजेपी जो है ये एक सरकार है और जो एसबीआई है दोस्तों वो क्या है? सरकारी संस्था है। तो सरकारी संस्था के ऊपर बीजेपी का तो डायरेक्ट कंट्रोल है ना। बीजेपी का जब एसबीआई पे डायरेक्ट कंट्रोल है तो वो तो डाटा निकलवा ही सकती है कि किसको कितना पैसा किसने दिया। तो जब बीजेपी को इस चीज का पता लग सकता है तो बीजेपी इस चीज की जानकारी ले सकती है एसबीआई से, तो इस बात की जानकारी कांग्रेस को या फिर अन्य पार्टी को और जो जनता है उसको मिलनी चाहिए। अनुच्छेद संख्या 14 के तहत में विपक्ष के द्वारा ये बात बोली जाती है। अब जाकर के सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी पावर में आता, उन्होंने जाकर के एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठा दी। उस वक्त जाकर के 5 जजों की बेंच बैठाती है और 5 जजों के बेंच का ये फैसला होता है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये असंवैधानिक है यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बेसिकली ये जो भी इंफॉर्मेशन है राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत में सूचना, ये जो चुनाव आयोग है इसके पास में जानी चाहिए कि किसने कितना पैसा दिया और जनता के पास में भी ये सूचना जानी चाहिए। इसके द्वारा ये फैसला आता है अनुच्छेद संख्या 14 को सुनने के बाद में जब 5 जजों की बेंच बैठती है। 5 जजों की बेंच के द्वारा ये कहा जाता है कि मार्च के फर्स्ट वीक के अंदर किस पार्टी को किसने कितना पैसा दिया, ये मार्च के फर्स्ट वीक के अंदर तो चुनाव आयोग को बताना है और सेकेंड वीक तक यानी कि दुनिया को बता देना है कि किसने कितना पैसा दिया। अब यहाँ पर क्या होता है कि यानी कि जब 15 मार्च को ये बात बोली जाती है किसको कितना, 15 फरवरी को ये बात बोली जाती है कितना किसको किसने कैसा पैसा दिया है, इसके बारे में आपको बताना है। तो बेसिकली यहाँ पर 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई पहुंच जाता है। एसबीआई के द्वारा ये बात बोली जाती है कि सर हम ये बात तो बता देंगे किस किस व्यक्ति ने कितना कितना पैसा दिया है और किस पार्टी को कितना पैसा मिला है, लेकिन हम अभी ये नहीं बता सकते हैं कि किस व्यक्ति ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। जो एसबीआई है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात बोलता है कि हम ये बात बता देंगे कि दान देने वाला कौन कौन है, किस किस व्यक्ति ने चंदा दिया है और किस पार्टी को कितना मिला है, लेकिन हम ये नहीं बताएंगे कि किस व्यक्ति ने किस पार्टी को चंदा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्यों? बोला कि हमें समय चाहिए, 30 जून तक का समय चाहिए। बोला कि 30 जून तक का समय क्यों चाहिए? बोला सर हमारे पास में अभी इसको मतलब कि कंक्लूड करने में समय लगेगा कि हमें इस चीज का मालूम नहीं कि किसने कितना वो दिया है, यानी कि किसने कितना पैसा दिया। इस चीज को हमें डाटा जो है उसको अरेंज करने में टाइम लगेगा। बहुत लंबे लंबे भारी भरकम शब्द पे ले जाते हैं इनके एसबीआई के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, आपको 24 घंटे का समय दिया जाता है, ये आपको पेश करना होगा। एसबीआई बोलता रहता है कि सर हम नहीं कर पाएंगे, इस चीज को हम प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, 30 जून के बाद में हम प्रोवाइड कर पाएंगे। अब यहाँ पर इस चीज को आप देखिएगा, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बात नहीं बताई जाती है कि किस व्यक्ति ने किसको कितना पैसा दिया है। ये लिस्ट जारी कर दी है एसबीआई ने कि भाई किस व्यक्ति ने कितना पैसा दिया है, लेकिन ये नहीं बताया कि किसको कितना पैसा दिया है। अब यहाँ पर देखो एसबीआई जो है वो बेसिकली 30 जून का नाम क्यों ले रहा है?
देखो दोस्तों, 30 जून जो है उस वक्त जो बेसिकली 2024 के चुनाव होने वाले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो इलेक्शन हो जाएंगे। और इलेक्शन होने के बाद में चाहे बेसिक रिजल्ट आता रहे कि किसने किसको कितना पैसा दिया है, कौन से कॉर्पोरेट ने किसको कितना पैसा दिया है। ये बेसिकली जो कांग्रेस पार्टी, इसके द्वारा आरोप लगाया जाता है कि अडानी और अंबानी ने कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी को इतना पैसा दिया है, जो बीजेपी पार्टी अडानी अंबानी के लिए इतना काम करती है। तो इस आरोप का यदि 30 जून के बाद में पता लगता भी है तो जनता इसका क्या कर लेगी, यानी कि उस वक्त तक तो इलेक्शन हो जाएंगे, इलेक्शन में कोई भी यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और विपक्ष ये चाहता है कि इस चीज को, एक इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, इसको एक राजनीति के अंदर एक बड़ा हथियार के रूप में देखती है। इसके अंदर साबित हो जाएगा कि कौन व्यक्ति किसको कितना पैसा देता है। अब देखो यहाँ पर दोस्तों एक चीज और निकल के आती कि जब एसबीआई ने ये लिस्ट जारी की कि किस व्यक्ति ने कितना पैसा दिया है, उसके अंदर अडानी जी और अंबानी जी का तो नाम तक आप नहीं है। तो ये आप सोच सकते हैं कि यानी कि एसबीआई जो है वो कितना सरकार के दबाव में काम करती है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी कि विवाद क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है। हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई इंटरेस्ट नहीं रखते। आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।